हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज के कंपनी लॉ के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे, कल जैसा हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपनी की स्थापना कब हुई, उसके बाद में पहला अधिनियम कब बना, उसके बाद में कब कब अधिनियम बने, भारत का पहला अधिनियम कब बना, स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम कब बना और वर्तमान में कौन सा अधिनियम चल रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसको आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। उसके बाद में आता है कि कंपनी अधिनियम की जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या है। तो आज हम वन बाय वन कंपनी अधिनियम की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है कंपनी अधिनियम 2013 के साइलेंट फीचर्स एंड लैंडमार्क प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। पहली विशेषता जो इसकी आती है वो क्या आती है, कंपनी का अधिनियम, एनेक्टमेंट। वो हम कल भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत कि कोई भी अधिनियम कैसे पारित किया जाता है और कैसे पास होता है। पहले लोकसभा में उसको पास किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में उसको पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति की जब मोहर लग जाती है उस विधेयक पर तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। कंपनी अधिनियम ऐसे ही बना था। कंपनी अधिनियम सबसे पहले राज्यसभा में कब पास किया गया था, 18 दिसंबर, बता चुकी हूं मैं पहले, 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा में, राज्यसभा नहीं सॉरी, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया और पास किया गया। उसके बाद में कब राज्यसभा में कब पास किया गया इसको, 8 अगस्त 2013। 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पास किया गया और राष्ट्रपति की सम्मति इस अधिनियम को, इस विधेयक को कब मिली है, 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति मिल गई, यानी इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई, परमिशन मिल गई और उसके बाद में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। कब से, 29 अगस्त के बाद। यह अधिनियम का जो एनेक्टमेंट है या इसका जो पास करने का जो अधिनियम कैसे पास हुआ है वो इस तरह से हुआ। आपको याद रखनी है डेट, 18 दिसंबर 2012, 8 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013। 18 दिसंबर 2013 लोकसभा, 8 अगस्त 2013 राज्यसभा और 29 अगस्त 2013 राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना या सम्मति मिलना। इसकी विषय वस्तु से मतलब हमारा क्या है, कोई भी विधेयक हो, कोई भी कानून हो, उसके निर्धारित अध्याय होते हैं, उसके निर्धारित धाराएं होती हैं और शेड्यूल होते हैं। कंपनी अधिनियम के जो नया कंपनी अधिनियम 2013 है, उस कंपनी अधिनियम में टोटल मिलाकर के 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं और 7 शेड्यूल है। 29 क्या है, अध्याय, 470 क्या है, धाराएं हैं और 7 शेड्यूल है। शेड्यूल यानी भाग कह सकते हैं। तो ये प्रमुख विशेषता है इस अधिनियम की 2013 की। इसमें जो है संशोधन किया गया, 1956 में अध्याय भी ज्यादा थे, उसमें धाराएं भी ज्यादा थी और 658 धाराएं थी। कंपनी अधिनियम जो 1956 था, इससे जस्ट पहले का जो 1956 वाला अधिनियम था, उसमें कितनी धाराएं थी, 658 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां थी। शेड्यूल कितने थे, 14 थे। देखिए 14 का जस्ट आधा हो गया, 7 अनुसूचियां हो गई, ये याद रखना है आपको। 2013 में 7 अनुसूचियां हो गई, 29 अध्याय हो गए और 470 धाराएं हो गई। ये तो 2 विशेषता हो गई। अधिनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे पास किया गया, कैसे पारित किया गया, कब यह राष्ट्रपति की सम्मति से कब मिली है, वो मैं आपको डेट बता दी। इसके बाद में इसकी विषय वस्तु या कंटेंट्स के यहाँ 29 अध्याय, 470 धाराएं, 7 शेड्यूल है। प्रवर्तक की पहली बार परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में। पहली बार इस अधिनियम में कंपनी का जो प्रवर्तक होता है उसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। प्रवर्तक की परिभाषा हम प्रवर्तक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रवर्तक के बारे में बताऊंगी, प्रवर्तक कौन होता है, उसमें मैं आपको परिभाषा बता दूंगी।
एक विशेषता है, मुख्य विशेषता है कंपनी अधिनियम 2013 की। पहले 1956 में ये नहीं था, बिल्कुल नया। ये जो है ओपीसी वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी के प्रावधान को इसमें लागू किया गया है। यानी एक व्यक्ति कंपनी बना सकता है। पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। 1956 में जो प्रावधान थे उसमें क्या थे, कंपनियों के लिए कम से कम 2 सदस्य होना अनिवार्य है, निजी कंपनियों के लिए, और निजी कंपनियों के लिए 50 सदस्य अनिवार्य थे 1956 में। 2013 में नहीं, 2013 में कितनी सदस्य संख्या मैं भी आपको बता दूंगी। तो कंपनी अधिनियम में 2013 में पहली बार ये प्रावधान किया गया है, किसका, ओपीसी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निजी कंपनी सदस्य। निजी कंपनी में कितने सदस्य मिनिमम और मैक्सिमम हो सकते हैं, इस बार प्रावधान किया गया है। पहले जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 50। अभी बढ़ाकर के सदस्य संख्या कितनी कर दी गई है, मैक्सिमम सदस्य संख्या, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सदस्य संख्या निजी कंपनी में 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। मिनिमम वही 2 है जो 1956 में हुआ करती थी। तो निजी कंपनी के मिनिमम सदस्य कितने होने अनिवार्य हैं, 2, और अधिकतम सदस्य कितने होने अनिवार्य हैं, 200। 2 और 200, ये याद रखें। निगमीय सामाजिक दायित्व, कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों के लिए ये प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में कि जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होता होगा, उसके एवरेज का 2% सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको देना पड़ेगा। किसको, कंपनीज को। मान लीजिए कि मेरा 3 साल का प्रॉफिट, या किसी भी कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट है 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख डिवाइड कर दिया 3 साल का, कितना हो गया, 1 लाख का कितना, 2%, कितना हो गया, 2000। तो 2000 रुपए किसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आप समझ सकते हैं कई सारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ट्री गार्ड लगाने हैं, एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए कुछ प्रोविजंस करने हैं, तो कई सारी सोशल, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करना है, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना है, या वातावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है, तो कई सारी चीजें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनियों को, विशेष प्रकार की कंपनियों को, जो अपना 3 साल का प्रॉफिट होता है, उस 3 साल के प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में उनको देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिभूतियों का निजी निर्गमन। सार्वजनिक, इस बार प्रोविजन किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 में कि कंपनियां सार्वजनिक निर्गमन के साथ में प्रतिभूतियों का निजी आधार पर भी निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट आता है संचालक मंडल कितने होने चाहिए। ओपीसी जो होती है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी से आप समझ जाइए 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी के लिए संचालक मंडल के सदस्य कितने होंगे, 1। संचालक मंडल का प्रावधान हमेशा से था, अभी भी है, लेकिन जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है, जो न्यूनतम संचालक होंगे वो कितने होंगे, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1, निजी कंपनी के लिए 2, प्राइवेट के, और पब्लिक कंपनी के लिए 3। मतलब ओपीसी के लिए 2 संचालकों का होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता ही है किसी भी कंपनी में। ओपीसी के लिए 1 संचालक, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 संचालक और पब्लिक कंपनी के लिए 3 संचालकों का होना अनिवार्य है। मैक्सिमम सदस्य संख्या, मैक्सिमम जो संचालक हैं किसी भी कंपनी में, ओपीसी में भी हो सकते हैं, मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर है वो कितना हो सकता है, 15। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, 15 भी हो सकते हैं, 15 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 1, 2, 3 और मैक्सिमम कितना, 15 होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 1 संचालक होगा, 1 सदस्य जो होगा वो कौन होना चाहिए, निवासी संचालक होना चाहिए। निवासी संचालक कौन होगा, जो पिछले वर्षों में 182 दिन तक कहाँ रहा हो, भारत का निवासी रहा, पूरे 182 दिन
भारत में रहा हो उसको निवासी संचालक कहेंगे। तो एक निवासी संचालक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है महिला संचालक। महिला संचालक विशेष प्रकार की कंपनियों में, जैसे केंद्र सरकार निर्धारित करेगी किस कंपनियों में महिला संचालक की नियुक्ति होना अनिवार्य है, उन कंपनियों में कम से कम कितना, एक महिला संचालक की नियुक्ति होना अनिवार्य है। स्वतंत्र संचालक कितने होने चाहिए? 1/3 स्वतंत्र संचालक होंगे। वो स्वतंत्र संचालक कैसे होंगे उसको हम जब संचालकों के बारे में पढ़ेंगे, संचालकों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लिस्टेड कंपनी में 1/3 स्वतंत्र संचालक होंगे। कौन सी कंपनीज में? जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें 1/3 स्वतंत्र संचालक होंगे, यानी कि 1/3 संचालक जो है स्वतंत्र संचालक होंगे। इसमें सेबी की शक्तियां जो होगी, सेबी कौन होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके आधार पर चलेगा। और स्वतंत्र संचालकों की 1/3 जो है वो स्वतंत्र संचालक होंगे। संचालक समितियों के निर्माण की अनिवार्यता। देखिए, आप कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों में, एक तो लिस्टेड कंपनियों में तो होने ही पड़ेंगे, जो समितियों का निर्माण करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ क्लास होती है, वो क्लास केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, सेबी निर्धारित करेगा। उन कंपनियों में समितियों के निर्माण होना अनिवार्य है। वो कौन कौन सी समिति होगी? अंकेक्षण समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारी प्रबंध समिति। ये प्रावधान किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। की मैनेजरियल पर्सोनल, इसको कहते हैं KMP के नाम से जाना जाता है। कितने की मैनेजरियल पर्सोनल्स होंगे वो 1 by 1 मैं आपको बता देती हूँ। प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों में एक तो होगा फर्स्ट, 3 पॉइंट है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 3 बताऊंगी आपको। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो फर्स्ट होगा या जो एक विशेष प्रकार की कंपनियों में, सभी कंपनियों में नहीं, या तो केंद्र सरकार निर्धारित कर दे उन कंपनियों में, या लिस्टेड कंपनियों में, या दोनों ही कंपनियों में, कुछ विशेष या विशेष क्लास की कंपनियों में। एक तो होगा प्रबंध संचालक। अगर प्रबंध संचालक उपलब्ध नहीं है तो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा, वो नहीं है तो प्रबंध होगा, या इन सबकी अनुपस्थिति में जो है पूर्णकालिक संचालक काम करेगा। एक ये संचालक होना अनिवार्य है। दूसरा कंपनी सचिव होना अनिवार्य है। कंपनी सचिव का मेन रोल होता है इसमें। और प्रमुख वित्तीय अधिकारी, मेन फाइनेंशियल ऑफिसर होना अनिवार्य है। इन तीनों को क्या कहा गया है? KMP के नाम से जाना जाता है, या प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के नाम से जाना जाता है, या की मैनेजरियल पर्सनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सचिवीय मानकों का पालन कौन करेगा? कंपनी सचिव। सचिवीय मानक जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं किसके द्वारा? जो सचिवीय मानक डिसाइड किए गए हैं सेबी के द्वारा किए गए हैं, उनका पालन कौन करेगा? जो कंपनी सचिव होगा। कंपनी सचिव किसमें आता है? KMP में आता है। की मैनेजरियल पर्सोनल में कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है। उस कंपनी सचिव को क्या फॉलो करना पड़ेगा? जो स्टैंडर्ड होते हैं किसके? सचिवीय मानक जो होते हैं या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनका पालन करना होगा। नेक्स्ट आता है आपके सचिवीय अंकेक्षण या प्रतिवेदन। जैसे जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट दी जाती है उसी तरह सचिव को भी अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है इसको। जब AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनियों की विशेष प्रकार की कंपनियों की क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग का भी एक प्रतिवेदन देना पड़ेगा। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या हुआ है उसके बारे में एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वो रिपोर्ट जब AGM होती है उसके बाद में 30 दिनों के अंदर अंदर एक निर्धारित शुल्क होता है, उसकी फीस होती है। उस फीस के साथ में किसको देनी पड़ेगी रिपोर्ट? रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। कितने दिनों में? वार्षिक साधारण सभा जब हो जाएगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर। एक समान वित्तीय वर्ष कुछ अपवाद को छोड़ करके सभी कंपनियों का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। इस अधिनियम में ये प्रोविजन किया गया है। वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। वित्तीय विवरण को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के नाम से नहीं जान करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा।
जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाएगा उसको वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समेकित वित्तीय विवरण कब देना होगा? जब किसी कंपनी की कोई सहायक कंपनी है तो उस कंपनी को अपनी कंपनी के विवरण के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में उस सहायक कंपनी का और अपना एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। कंपनियों को अपना आंतरिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। अंकेक्षकों का चक्रानुक्रम, रोटेशन कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, काम से मतलब मेरा मतलब है ऑडिटिंग कर रहा है कंपनी की, तो उस ऑडिटर को लगातार 5 वर्षों तक वो उस कंपनी में ऑडिटिंग कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस कंपनी की ऑडिटिंग कोई फर्म कर रही है, तो उस फर्म का कोई भी व्यक्ति या उस फर्म को लगातार 5-5 वर्षों के 2 कार्यकालों में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब 10 साल, फर्म है तो 10 साल, और अगर इंडिविजुअल कोई ऑडिट है तो उसको सिर्फ 5 साल के लिए उसकी ऑडिटिंग करवाई जा सकती है, उससे कंपनी की ऑडिटिंग करवाई जा सकती है। एक बात और है कि कोई भी ऑडिटर कम से कम नहीं, मैक्सिमम कितनी कंपनियों में ऑडिटिंग कर सकता है? 20 कंपनी। ये याद रखिएगा, वैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितनी कंपनियों में ऑडिटिंग कर सकता है कोई ऑडिटर? मैक्सिमम 20 कंपनियों में ऑडिटिंग कर सकता है। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये कार्यालय केंद्र सरकार ने क्या किया है कि कोई गंभीर मामले हैं तो इस एजेंसी को नियुक्त कर दिया गया है कि उन मामलों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको ये सारी शक्तियां दे दी गई है कि केंद्र सरकार इस कार्यालय को सौंप देती है कि ये कंपनी के जो गंभीर मामले हैं या फ्रॉड केसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करे। नेक्स्ट है अधिकरण एवं अपील अधिकरण। राष्ट्रीय अपील अधिकरण और अपील अधिकरण होता है। ये क्या करता है? अपील अधिकरण जो है, राष्ट्रीय कंपनी विधान अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधान अपील अधिकरण की स्थापना का प्रोविजन किया गया है किसमें? कंपनी अधिनियम 2013 में। ये संस्थाएं क्या करती है? प्रशासन प्रावधानों के जो प्रोविजन बनाए गए हैं, जो कंपनी लॉ में जो प्रोविजन बनाए गए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है विशेष न्यायालय। मान लीजिए कोई अपराध की शीघ्र सुनवाई करनी है, अर्जेंट केसेस होते हैं, कोई भी क्राइम हो गया है उसके अर्जेंट केस हैं, तो उसकी सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्यस्थता एवं समझौता। किसका मध्यस्थता एवं समझौता? इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थों की सूची बनाई गई है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो अपील अधिकरण में जो मामले होते हैं, उस अपील अधिकरण के दौरान कुछ मामलों को मध्यस्थता के द्वारा या समझौते के द्वारा सुलझाया जाता है, तो वो उसके लिए मध्यस्थता के कुछ सदस्य बनाए जाते हैं और इन सदस्यों की सूची में ये लोग जो क्या करते हैं, बीच में समझौता करा देते हैं, मध्यस्थता करते। नेक्स्ट आता है समापन की दशा में कर्मचारियों के अधिकार। जब कंपनी का समापन होता है, वाइंडिंग अप होती है कंपनी, समापन बहुत ही इसका एक प्रोसेस होता है। कंपनी का समापन ऐसा नहीं होता है कंपनी को लॉक कर दिया और समापन हो गया। कंपनी का समापन निर्धारित विधि से किया जाता है। समापन की स्थिति में जो कर्मचारियों को बकाया 2 वर्ष का पारिश्रमिक का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट आता है ई अभिशासन, ई गवर्नेंस। जिस तरह हमारा ई लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, उसी तरह से जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने का भी प्रावधान है और उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेशन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये कंपनी की सारी विशेषताएं थी। इसके बारे में आई होप मैंने आपको एक एक विशेषताओं के बारे में अच्छे से बता दिया है। इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। कंपनी अधिनियम की विशेषताएं है ये। आज तक हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।